प्रभावशाली रूप से व्यवहार करना है। मतलब टू कम्युनिकेट आइडियाज इफेक्टिवली मीन्स, ध्यान से सुनिएगा, टू कम्युनिकेट आइडियाज, विचारों को प्रभावशाली रूप से कम्युनिकेट करना या व्यवहार करना। इसमें सबसे वन है विचारों को शब्दों में बदलना, दूसरा ऑप्शन है विचारों को शब्दों में बदलकर और जब आवश्यक हो तो सुधार कर पेश करना, मतलब ट्रांसलेटिंग आइडियाज़ इनटू वर्ड्स एंड रीडिफाइनिंग देम इफ़ नेसेसरी। तीसरा है एक्सप्रेसिंग थॉट्स और चौथा है अंडरस्टैंडिंग देम। क्या सही होगा? टू कम्युनिकेट आइडिया मतलब अपने विचार को अगर आपको सही प्रकट करना है तो क्या ज़रूरी है? विचारों को शब्दों में बदलना ज़रूरी है, विचारों को शब्दों में बदलकर आवश्यक हो तो सुधार करके उसकी प्रस्तुतिकरण ज़रूरी है, तीसरा एक्सप्रेसिंग थॉट, या चौथा उसको समझना, अंडरस्टैंड देम, समझना। आप देखिए ध्यान से सुनिए, विचारों को प्रभावशाली रूप से प्रकट करने की बात हो रही है। टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन समझते हैं क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है सेंडर और दूसरा व्यक्ति रिसीवर और बीच में है मैसेज। मेरे दिमाग में कोई चीज़, जैसे सपोज़ मैं आपसे बोलती हूँ आप कैसे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है कि मेरे माइंड में एक क्या है, एक थॉट है ना, एक कोई विचार है, इसको मुझे कम्युनिकेट करना है। तो मुझे क्या क्या करना होगा? असली टू कम्युनिकेट आइडिया मुझे सबसे पहले क्या, सिर्फ शब्दों की, क्या बिना शब्दों के कम्युनिकेशन नहीं होता? क्या बिना शब्द? प्लीज़ गाइस, कुछ लोग अपने कैमरास को ऑन रखो, बिल्कुल ही ब्लैंक है स्क्रीन। हाँ, क्या बिना शब्दों के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता? आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन जो है, या कम्युनिकेशन जो है उसमें वर्बल भी होते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मोस्टली हम लोग पूरे दिन में, आपसे अगर आपकी मम्मी कभी पूछेंगी कि आप खाना खाओगे तो आप जो है हमेशा हाँ नहीं बोलते, बहुत बार आप सर हिलाते हैं। तो क्या वो शब्द हैं? क्या आप गुस्सा शब्दों में करते हैं हमेशा? नहीं, शब्द में नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप शब्द में भी करते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या शब्दों का कम्युनिकेशन के लिए होना 100% हमेशा ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी नहीं है मैम। इनफैक्ट हम शब्द से अपने एक्सप्रेशंस को बहुत कम लाते हैं, लेकिन अगर प्रभावशाली तरीके से बात हो रही है तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, मैं आपको ये सेंड कर दूँगी PDF आपके ग्रुप में, आप एक बार देख लेना, मैं समझा रही हूँ बस अभी। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट कर अपने, मेरे दिमाग में कोई विचार आया, थैंक्स प्रिया, एटलीस्ट कुछ लोग जो है वो कैमराज ऑन कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग भी बहुत आदी नहीं है ना, ऑफलाइन टीचिंग से ही आते हैं, तो आप लोग के लिए ये सुविधा दी जा रही है, तो एटलीस्ट हो लगता है जैसे दीवार को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आइडियाज़ को वर्ड में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और वो भी ऐसे शब्द नहीं जैसे रोबोट वाले शब्द होते हैं वैसे नहीं, इनफैक्ट उसके मीनिंग को सामने वाले, देखिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरा बहुत अच्छा बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उस चीज़ को समझ लो, चाहे वो जिस भी तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा। क्लियर है? क्लियर हो? ओके, चलिए। एक अच्छा शिक्षक समस्याओं का हल शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित कर कैसे करता है? हाउ डज अ गुड टीचर सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय इनकरेजिंग लर्नर्स? अब इसमें है इनकरेज कैसे, दो सवाल है, एक तो इनकरेज करना है किसको, लर्नर को, ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया की यहाँ बात हो रही है। आपको इमिडिएटली जब मैं क्वेश्चन बोलूँ, यार मैं एक बार और कोशिश करूँ कहीं आप तक ये पहुँच जाए डॉक्यूमेंट तो ईजी होता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, एक अच्छा शिक्षक समस्याओं का हल
कैसे करेगा? तो इसमें ऑप्शंस है आस्किंग व्हाट नॉट टू डू, आप सामने वाले को ये बोलेंगे कि ये नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स आइडिया, आप छात्रों से उसके विचार को पूछेंगे। तीसरा है उत्तर को रट कर कहना। बहुत सारे टीचर्स की आदत होती है कि वो जब खुद नहीं समझ पाते बोलते हैं छोड़ो इसको रट लेना, ये रटने वाला चीज़ है ना। तो टीचर्स बहुत बार ये भी हथियार अपनाते हैं। या चौथा जो होता है वो स्टूडेंट को चेतावनी देगा, सवाल पूछेगा हमेशा क्लास में कुछ पूछता रहता है। क्या सही तरीका है आपके हिसाब से? इसमें जो है बेसिकली आपको सेकंड नंबर जो सेकंड है जो वो होगा। एटलीस्ट थ्योरेटिकल में तो यही होता है, प्रैक्टिकल में बड़े टीचर धोप दे किसी स्टूडेंट को, डांट दे आँख से, ठीक है। क्लास को कंट्रोल करने के लिए शिक्षक बहुत तरीके अपनाता है। वो हो सकता है आज मूड ही ऐसा करके आए जो सामने वाला बोले आज सर मैम का मूड लगता है घर में ही लड़ाई हो गई है है ना। तो लेकिन थ्योरेटिकली जो सही तरीका है वो है कि आप स्टूडेंट से उसके विचारों को पूछते हैं। ये क्यों किया जा रहा है? अगर सवाल में रहे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि बार बार हम जो है वो स्टूडेंट के या लर्नर के जो है वो विचारों को कंसिडर करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैम ये ऐसा है कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग टीचर सेंट्रिक नहीं होता है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को मतलब प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो क्लास होगा मतलब चाइल्ड के अकॉर्डिंग, उसके वातावरण के अकॉर्डिंग, न कि टीचर के वातावरण के अकॉर्डिंग। तो अधिगम करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग होगा सारा चीज। बिल्कुल ये बेसिकली बस होता है। तो स्टूडेंट के विचार को महत्ता इसलिए दी जा रही है, आइडियाज़ को। देखिए किसी का भी ब्रेन कॉग्निशन मतलब कॉग्निटिव ब्रेन जो है, अंडरस्टैंडिंग का जो ब्रेन है वो कब समझेगा? देखो आपको सर्कस का शेर तो नहीं बनाना जिसको आप हंटर लेके मार के जो है वो एक तरीके से ट्रेन कर देंगे। जैसे पहले मास्टर जी लोग होते थे डंडा लेके और फिर एकदम इलाज करके रटवाते थे, 2 का पहाड़ा चलो रटो। अब वो समय नहीं है ना। अब हम लोग बात क्या करते हैं, अब हमारा शिक्षण अधिगम की जो पूरी प्रक्रिया है ना वो बहुत डेवलप्ड हुई है। हम लोग पश्चात मतलब वेस्टर्न जो भी कंट्रीज़ है उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है। और हमें अब ये बहुत सारे शोध में भी आ गया है कि जब ब्रेन को बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं ना तो उसके थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है, बढ़ेगी या एक्सपेंशन होगा या उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, बिल्कुल डेड हो जाएगा। फिर वो मतलब वो उसका पूरा थॉट होगा कि शिक्षक मुझे ना डांटे और मैं शिक्षक को कैसे इम्प्रेस करूं। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो इसमें चला जाता है। इसीलिए जो है कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को ले, उनके विचारों को पूछें। तो आप चलिए अगले, तो इस तरह के सवाल तो आप समझ जाएंगे। ये 2000 आप देखिएगा ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, बहुत रॉकेट साइंस नहीं होगा। 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तुम्हारे ग्रुप में 200-250 स्टूडेंट्स हैं, है ना, लेकिन आप देखो कि किस लेवल की इंगेजमेंट है। अभी अगर कोई पॉलिटिकल चीज़ हो जाए उसी में अगर हम लोग ग्रुप में कुछ ऐसा लिख दें न्यूज़पेपर का कटिंग, STT से नहीं होगा, BPSC से होगा, BPSC से नहीं होगा, UPSC लेगा, तो आप देखोगे सब उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो हाथ में है, अभी हाथ में क्या है, अभी हाथ में है ज्ञान, है ना, अभी हाथ में है कि हम इस चीज़ को पढ़ें समझें। तो यहाँ पे फोकस बहुत कम लोगों का है। तो इतने दिन में जितना मैंने आपको बताया है, आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो मैं भी वेट करूँगी, आप देखना आपको कितने सारे क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। मैंने नेट दिया था 2019 में, प्रायर टीचिंग एप्टीट्यूड उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। और उसमें भी जो आप देखोगे क्वेश्चन यही इसी इर्द गिर्द में रहते हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड में, है ना। तो थोड़ा है, लेकिन आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ लोगे ना तो बहुत सारे अगर ऐसे कोई MCQ लगाना समाधान नहीं है जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। MCQ तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल लूँ आप गलत हो जाओगे। तो अगर आपको माइक्रो टीचिंग पता है, उसके एलिमेंट्स पता है, तो आज आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप टिक कर लोगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको शब्दों में थोड़ा सा घुमाव कर दूंगी और फिर आप फंस जाओगे। तो MCQ से ज़्यादा अभी कॉन्सेप्ट पढ़िए थोड़े दिन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षण तकनीक में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अब ये टेक्निक की बात आ गई। टेक्निक अभी हम लोगों ने नहीं शुरू किया है पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं रखती हूँ ये क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले है विषय वस्तु का ज्ञान, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज। बात क्या हो रही है, टीचिंग टेक्निक। शिक्षण तकनीक में निम्नलिखित में से टेक्निक, थर्ड पॉइंट, ठीक है।
अच्छा, मैंने आपको एक 4 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे शिक्षण को लेके, याद है कि सबसे पहले क्या होता है, एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक से क्या अलग बनाता है, याद है? मैंने 4 चीज़ें आपको बताई थी। शिक्षण उपागम, अप्रोच कैसे डिटरमाइंड होता है, शिक्षा का अप्रोच कैसे बनता है, शिक्षण अप्रोच कैसे बनाते हैं हम लोग, शिक्षण उपागम कहिए या टीचिंग अप्रोच। देखिए ये मैंने एक क्लास ली थी जिसमें 4, ये लिख लीजिएगा कहीं। शिक्षण अप्रोच मतलब हो गया शिक्षण उपागम, दूसरा शिक्षण प्रविधि, तीसरा हो गया विधि टेक्निक मेथड, और चौथा हो गया टेक्निक। 4 वर्ड है, शिक्षण उपागम, प्रविधि, विधि और तकनीक। मतलब लिख लिया चारों। अप्रोच फिर से बता दीजिए। अप्रोच है, पहले अप्रोच है, अप्रोच स्ट्रैटेजी जी, तीसरा हो गया मेथड, हिंदी वाले उसको ब्रैकेट में विधि लिख लें, चौथा हो गया तकनीक। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। ये क्या है, दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है, 4 चीज़ें जो है ये एस्पेक्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब देखिए प्रविधि, मैंने इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर प्रविधि क्या होता है, उपागम सबसे पहले देखते हैं। उपागम में क्या होगा कि आपका अप्रोच कैसे आप बनाएंगे, अप्रोच कैसे बनेगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ये कैसे आप देखेंगे। तो हर क्लास के बच्चे का, सपोज़ 3 साल के बच्चे को या चलिए थोड़ा इजी लेते हैं, 12 साल के बच्चे, ओके 6 से 7 साल के बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। 7 साल के बच्चे को आपको पढ़ाना है तो आप क्या देखेंगे सबसे पहले, क्या आप उसको बहुत सीरियस मोड में पढ़ा सकते हैं? क्या आप उसको बोल सकते हैं बिना बोर्ड पे लिखे कि बच्चों जो है चलिए आप लिखना शुरू कीजिए? तो वहाँ पे टीचिंग टेक्निक क्या होगा, मेथड क्या होगा, अलग होगा ना। एक ग्रेजुएशन, जैसे हम और आप जूम में मुंह से बोल के पढ़ रहे हैं, मैं आपको डिक्टेट करा दे रही हूँ, PDF शेयर कर लेती हूँ, क्या इस प्रोसेस से एक छोटे बच्चे को पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जा सकता। तो अधिगम का जो रवैया है, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे अप्रोच इज दृष्टिकोण, ठीक है, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। आप किस दृष्टिकोण से बच्चे को 7 साल के बच्चे को पढ़ाएंगे। तो आप देखिएगा NCERT जो है, NCERT वो क्या करती है, इंडिया में NCERT जो है वही करती है, वो दृष्टिकोण बनाती है कि इस तरीके से आपको 6 साल के बच्चों को लेना है। उनके जेंडर के आधार पे, लिख लीजिए, उनके जेंडर के आधार पे, उनके इंटरेस्ट के आधार पे, उनकी मैच्योरिटी क्या है, इसके आधार पे मैच्योरिटी, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी, ठीक है, उम्र जो हो गई, एज, मैच्योरिटी लेवल, इन सब को देखते हुए शिक्षा का अप्रोच बनाया जाता है। ठीक है, तो अप्रोच सब सारे टीचर्स के लिए NCERT ने एक बना दिया है फिक्स कि आपको ऐसा ही अप्रोच रखना है। तो हर दिन एक टीचर को इसके लिए फ़ाइट नहीं करना, दे डोंट हैव टू जगल कि मुझे सुबह उठ के ये डिसाइड करना है कि आज मेरा अप्रोच क्या होगा। नहीं, वो ऑलरेडी फ्रेम्ड है NCERT के द्वारा कि हमारा अप्रोच जो है वो लर्नर के प्रति क्या होना चाहिए। तो ये क्लियर है। अच्छा, अगर यही एक सवाल बनता है कि ये चारों में एक शिक्षक को अलग क्या बना। अब देखिए स्ट्रैटेजी जो है, प्रविधि जो है, स्ट्रैटेजी भी ओवरऑल जो है एक टीचर को दूसरे टीचर से जो चीज़ अलग बनाएगी वो क्या रहेगा बच्चों, वो उसकी तकनीक होगी कि मैं किस टेक्निक से आपको पढ़ा रही हूँ। मेथड भी सेम होगा, हो सकता है मैं भी लेक्चर मेथड दे रही हूँ या मैं भी इंटरैक्टिव बनाने का प्रयास कर रही हूँ और सामने वाला भी इंटरैक्टिव बनाए, लेकिन मेरा जो अपना एक स्टाइल है ना, मेरा पढ़ाने का जो तकनीक है, हो सकता है मैं क्लास में आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे दूँ जो आपको याद रहे, या मैं रिपीटेटिव हो जाऊँ, बार बार एक ही चीज़ को, एक ही कॉन्सेप्ट को 5 बार 6 बार बताऊँ सो दैट आपको ये चीज़ें याद रहें। क्लियर है। तो ये जो टेक्निक है ना, टीचिंग टेक्निक, अगर क्वेश्चन में आए कि एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक से क्या अलग बनाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, चारों में से, और ये चारों ऑप्शन दे दिए जाए तो आप किसको टिक करेंगे, टीचिंग टेक्निक को। क्लियर है। चलिए, तो यहीं पे एक क्वेश्चन मैंने आपसे अभी जस्ट पूछा था, याद है, शिक्षण तकनीक में से कौन सा शामिल नहीं है। तो आप क्लियर है ना, टेक्निक
की बात हो रही है, मेथड की नहीं हो रही है। इस पे हम लोग अभी और पढ़ेंगे। इसी पे अब अगला क्लास जो होगा आपका जो अगला क्लास है पाठ योजना भी मैंने आपको बता दिया था, कल आपने देखा होगा। तो पाठ योजना पे भी यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है लेसन प्लान, कल आपने देखा यूट्यूब पे? कितने लोगों ने अभी नहीं देखा है? लेसन प्लान मैंने देखा है। नहीं, लेसन प्लान एक बार चेक कर लीजिएगा। लेसन प्लान से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेसन प्लान बहुत बेसिक में है। आज होगा तो क्लास के अंत में एक बार मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगी, हालांकि टाइम कम है। ये सारे लेसन प्लान का एक प्रीमियम बना के डाल दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। दे दिया मैंने, दे दिया। आप लोगों ने शायद ग्रुप में चेक नहीं किया, मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था, इसीलिए कि इन सब में कम टाइम लगेगा। वैसे मैं आज रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आइए, शिक्षण तकनीक। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक को क्या अलग करता है इन चारों में से, तो टेक्निक। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब टेक्निक पे कितने भी हज़ार क्वेश्चंस आएंगे तो आप ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। अच्छा, मैम ने क्या बताया कि अप्रोच होना चाहिए, है ना, मेथड होता है, फिर टेक्निक होती है, 4 चीज़ें बताएं, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टीचिंग टेक्निक, टेक्निक का हिस्सा नहीं है। नंबर 1 सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नंबर 2 टीचिंग मेथड नॉलेज, मेथड जानना ज़रूरी है टेक्निक के लिए, हाँ, येस और नो। एक शिक्षक को मेथड आना चाहिए क्या? मेथड देखिए, मेथड में क्या क्या आ गया, बिल्कुल मेथड में क्या आ गया। जैसे मैं जैसे मैंने मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताना है, तो अब मैं सबसे पहले क्या डिसाइड करूँगी कि मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों को जो है वो लेक्चर मेथड से बताना है। तो मैं वन साइडेड आऊँगी, बोर्ड पे डायग्राम बनाऊँ या मॉडल बनाऊँ और फिर मैं वन साइडेड बताऊँ। या मैं एक ये भी तरीका हो सकता है कि मैं आऊँ और पहले बच्चों से पूछूँ कि आज आपने, गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपने सुबह सुबह क्या खाया था, आपको क्या लगता है खाने के बाद क्या होगा। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, दैट इज़ माई मेथड, कि मैं उसको इंटरैक्टिव बना रही हूँ। अभी कम से कम 12-15 मेथड्स जो है वो आपको पढ़ने हैं। हाँ, जैसे इंडक्टिव मेथड होता है कि पहले आप, डिडक्टिव मेथड होता है कि आप पहले बड़ा, किसी का अनम्यूट है, काइंडली म्यूट कर लीजिए प्लीज़, म्यूट कर लीजिए प्लीज़। किसके बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है। तो अब क्या करना है, क्या होगा इसका आंसर? करिकुलम डिसिप्लिन। 4 चीज़ें हैं, विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण कौशल का ज्ञान, टीचिंग स्किल होना चाहिए, और चौथा है पाठ्यक्रम का अनुशासन, करिकुलम डिसिप्लिन। क्या लगता है शिक्षण टीचिंग टेक्निक में क्या आता है, क्या नहीं आता है? टीचिंग टेक्निक मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। क्या? डिसिप्लिन। वेरी गुड, वेरी गुड। करिकुलम डिसिप्लिन किस में आ जाता है? करिकुलम क्या होगा, वो शुरू वाला मैंने जो बताया था, एनसीईआरटी डिसाइड कर लेती है ना, कि आपके एज के अकॉर्डिंगली सब कुछ जो है वो प्री डिसाइडेड रहता है। तो वो किस में आएगा? नंबर 1 में। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। एक सफल शिक्षक के निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ अ गुड और सक्सेसफुल टीचर, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले मोटिवेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसके बाद मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता होनी चाहिए, प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना चाहिए, मतलब इंस्पायरिंग पर्सनालिटी होना चाहिए, संगीत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी होना चाहिए, या ऑल ऑफ द एबव? क्या लगता है आपको? एक शिक्षक, मोर देन वन है तो ऑल ऑफ द वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट नेसेसरी, हमेशा ज़रूरी नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विधि से अधिगम सबसे प्रभावी होगा? अधिगम मतलब लर्निंग, इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। प्रभावी किस चीज़ का? अधिगम का। तो सीधे सीधे आपका दिमाग जो है वो अब स्टूडेंट्स की ओर चला जाना चाहिए, शिक्षण नहीं, अधिगम, ठीक है। सबसे पहले विच मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग, सबसे पहले टीचर का लेक्चर, शिक्षक का व्याख्यान, दूसरा पाठ्य पुस्तक अध्ययन, तीसरा विद्यार्थी का स्वयं सीखना, सेल्फ लर्निंग, या शिक्षक का प्रदर्शन, टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेशन। सेल्फ लर्निंग होगा, लर्निंग बाय डूइंग करके। कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों होगा? सेल्फ लर्निंग क्यों इम्पॉर्टेंट है?
पता है सेल्फ लर्निंग कब इम्पॉर्टेंट है? जैसे तुम लोग अभी कर रहे हो। अब जब प्यास लगती है ना तो पानी पीने में आनंद आता है। अभी बहुत से लोगों को प्यास अभी भी नहीं लगी है, इसीलिए पानी पीने का आनंद नहीं ले रहे। मैम सेल्फ लर्निंग मतलब ये क्या कि लर्निंग बाय डूइंग होता है ना, करके सीखना मेरे ख्याल से। यस, ये लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि एवरीथिंग कैन नॉट बी टॉट इन। एक सेकेंड, कोई क्लास में एंट्री लिया है, मैं एंट्री दे दूँ। निकिता जी क्लास थोड़ा टाइम ही आने की कोशिश कीजिए। होता है या फिर करके सीखना होता है। बिल्कुल। निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं है? टीचिंग मेथड पे सवाल है, ठीक है, टीचिंग मेथड पे सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, ठीक है, नॉट अ टीचिंग मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कहते हैं ना ठोकर लगने तो खुद ही सीखेगा, प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा भ्रमपूर्ण प्रस्तुति, मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन। तीसरा है मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन और चौथा है रोल प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है? सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या भ्रमपूर्ण प्रस्तुति, मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन। सिंपल क्वेश्चन है ये। मॉडल प्रदर्शन, मॉडल मिसलीडिंग। यस, वेरी गुड। मिसलीडिंग, ये तो कोई तरीका ही नहीं है किसी को मिसलीड करना, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस समझ रहे हो, जब बच्चे को, लर्नर को खुद ही एक्सपीरियंस हो जाए उस चीज़ का। तो क्या आप एक्सपीरियंस भूलते हैं? नहीं, वी नेवर फॉरगेट। एक्सपीरियंसेस मूर्खी होंगे जो भूलेंगे। दूसरा, 10 मिनट में ये मीटिंग ख़त्म होगी, आप लोग एक बार और ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 40 मिनट्स हो रहे हैं, फिर से ज्वाइन करेंगे। ओके। थर्ड, विद्यालय में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? टीचर का रोल स्कूल में क्या होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासक। दूसरा, ज्ञान प्रदाता, नॉलेज गिवर। तीसरा, सपोर्टिव गाइड, सहायक या मार्गदर्शक। चौथा, नेता। क्या लगता है? सपोर्टिव गाइडेंस होगा मैम। वेरी गुड, कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे आप लोग। लाइब्रेरी साइंस अच्छे से पढ़िए। कैसा पढ़ा रहे हैं अमित सर? अच्छा पढ़ा रहे हैं मैम। ठीक है, कोई डाउट होगा तो ज़रूर एक बार ग्रुप में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह टू इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस द टीचर शुड ओनली गिव लेक्चर्स, से केवल व्याख्यान दे, छात्रों को अधिक गृह कार्य दे, ज़्यादा होमवर्क दे, ये तो कोई नहीं लाइक करेगा। तीसरा, छात्रों को संवाद में शामिल करें, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिस्कशन। और चौथा, परीक्षा पे ध्यान दे, फोकस ओनली ऑन एग्जाम। थर्ड होगा मैम। थर्ड होगा, इन्वॉल्व इन डिस्कशन। हाँ, छात्रों के साथ, जहाँ आजकल छात्र को बिल्कुल दोस्त की तरह बना लिया गया है ना, एकदम। शिक्षक का कर्तव्य है, शिक्षक की ड्यूटी है, टीचर्स ड्यूटी इज नंबर 1 टू गेन नॉलेज, अभी तो कर लिया, मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ओनली एग्जाम या पूरा फोकस जो है ना वो स्टूडेंट और टीचर के फ्रेंडशिप पे है। हाँ बिल्कुल। चलिए, आपने यही है बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए वाइल चूजिंग टीचिंग मेथड? देखो, टीचिंग मेथड से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार। टीचिंग मेथड से 2-3 क्वेश्चन थे, जो एग्जाम्पल, जो ईयर का क्वेश्चन मैंने पिक किया है। अगली बार हो सकता है कि टेक्निक से क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हो, या हो सकता है उसकी अगली बार टीचिंग मेथड से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो लगभग 10 ऐसे मेथड्स हैं जो मैं अगले क्लास से आपको कराऊंगी। ये 10 मेथड पढ़ लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, उसके बाद इंडक्टिव मेथड हो जाता है कि पहले हम एग्जाम्पल देते हैं और फिर उसका थ्योरी बताते हैं, या बहुत बार हम थ्योरी डिडक्टिव हो गया जहाँ हम थ्योरी निष्कर्ष पहले बताते हैं और फिर एग्जाम्पल से वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो 10 मॉडल है जो आप पढ़ लेंगे मेथड, टीचिंग के मेथड्स, लगभग उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नदी में बहुत अंदर नहीं जाइएगा, ऊपर से निकल जाइएगा तैरते हुए, है ना। लाइब्रेरी साइंस ही आपका फोकस है। लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों में चयन में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए वाइल चूजिंग टीचिंग मेथड्स? द टीचर मस्ट कंसिडर नंबर 1 स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड लेवल। दूसरा, टीचर का क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट डिफ़िकल्टी, विषय की कठिनाई, या विद्यालय की मान्यता, स्कूल स्टेटस।
फर्स्ट नंबर में। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा, आप लोग सही जा रहे हो। बाकी लोग भी सिर्फ सुनिए मत, श्रोता मत रहिए, आप लोग भी इन्वॉल्व होइए। और जो भी वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं करके जान के दे देती हूँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको अगर ज़रूरत हो तो आप इसी को अगर देख लेंगे जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए, तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। अब इसके बाद आज मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो छूट गया है, वही लेसन प्लान, वो बताती हूँ। और आज की क्लास के बाद, लेसन प्लान के बाद नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो आ जाएंगे TLM पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TLM शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वेरी गुड, हाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और CCE से एक क्वेश्चन रहेगा ही बच्चों, ये आप मतलब रटना तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 100% समझ लीजिएगा। CCE फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या उद्देश्य है, समेटिव असेसमेंट का क्या है। देखते ही होंगे आजकल मतलब जो माँ लोग भी होती हैं वो नहीं समझ पाती हैं, तो कहती हैं आजकल तो हर साल एग्जाम में होते रही है ना, कि बच्चों के एग्ज़ाम्स आजकल थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ये जानना जो हो जाता है वो हो जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हमारा है असेसमेंट का, कंटिन्यूअस एंड प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, ये हम लोग करेंगे CCE। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे लेसन प्लान। अभी मैं जूम क्लोज़ करूँगी, 5 मिनट के बाद आप लोग फिर ज्वाइन करेंगे। आप लोग भी पानी पी लो, उसके बाद एक सेशन और करके और फिर दी एंड कर देंगे आज के क्लास को, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है? चलिए 5 मिनट। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप फिर से एक क्लास लेने वाली है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे रिगार्डिंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे भी एक क्लास होगी। टीचिंग लर्निंग ही तो पढ़े जा रहे हैं हम लोग कैलाश जी, पूरा ही तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन टीचिंग लर्निंग यस एक क्लास और होगी, और टीचिंग मेथड और CCE, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो छूट रही है। पहले मैं मेथड और CCE पढ़ा लूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखें, क्योंकि मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, 2-3 मेथड पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव आता ही है, हर जहाँ भी टीचिंग ये एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा वहाँ पे मेथड की बात होगी, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करें कि जल्दी जल्दी चीज़ों को एक राउंड पढ़ लें, ताकि एग्ज़ाम आए तो हमारा सिर्फ रिवीजन हो। आप लोग लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना, बिल्कुल ही उसको भी मत छोड़िए, 2-4 करके करिए। बाद में हम लोग देखेंगे, मैं भी उसके क्लासेस लेने का प्रयास करूँगी। लेकिन आप लोगों के क्लास का जो स्ट्रेंथ है ना 200 में से, वो डीमोटिवेट करता है। जो आ रहे हो हम लोग सिर्फ उसी मोटिवेशन पे कर रहे हैं क्लास, कि कम से कम 10 भी करो। लेकिन रियलिटी क्या है देख रहे हो ना आप, लोग कैसे बोलते हैं क्लासेस कीजिए, अल्टीमेटली कितने लोग क्लास करते हैं। चलिए 10 मिनट में हम लोग एकदम जल्दी से आप लोग आ जाओ ब्रेक लेके, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्लास।